नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। जैसा कि कल हम लोगों ने भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे जो कि एग्ज़ाम में सीधे आने के चांसेस बनते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण थे। MCQ और PYQ मिले हुए थे। आज हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए पाश्चात्य काव्यशास्त्र का हम लोगों का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अरस्तु के विषय में सत्य है। अरस्तु के विषय में, जो कि एक पाश्चात्य विचारक हैं, इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यहाँ पे। अरस्तु का जन्म अगर देखें तो मकदूनिया में स्तगिरा नगर में हुआ था। कितना ईस्वी में? तो 884 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु का जन्म 884 ईसा पूर्व में हुआ था और मकदूनिया में हुआ था। उनके पिता यूनान के महान चिकित्सक थे। अरस्तु मकदूनिया के शासक सिकंदर के गुरु थे। प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अरस्तु के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो मकदूनिया में 884 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता यूनान के महान चिकित्सक थे। अरस्तु मकदूनिया के शासक सिकंदर के गुरु थे और प्लेटो जो है वो अरस्तु को क्या बोले हैं? अकादमी का मस्तिष्क। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे, परंतु दोनों की कला विषयक मान्यताओं और स्थापनाओं में पर्याप्त अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण क्या है? यानी कि अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन दोनों का विचार अगर हम देखें तो विचार में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता का कारण क्या है? तो इस भिन्नता का कारण है, प्लेटो ने युगीन पूर्व धारणाओं के संदर्भ में काव्य को परखकर उस पर उपयोगिता, नैतिकता, सात्विकता आदि की मर्यादाएं आरोपित की, जबकि अरस्तु ने काव्य को वास्तविक और आनंददायक बताया है। ठीक है, तो यही अंतर है कि अरस्तु और प्लेटो के विचार में अंतर स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का काव्य विषयक सिद्धांत क्या है? अरस्तु काव्य के विषय में 3 सिद्धांत दिए हैं, जो कि ये हैं विरेचन के सिद्धांत, अनुकरण के सिद्धांत और त्रासदी के सिद्धांत। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है, विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने और त्रासदी का सिद्धांत भी अरस्तु ने दिया है। काव्य भाषा सिद्धांत जो है यह किसका रचना है? तो काव्य भाषा सिद्धांत वर्ड्सवर्थ का है। नेक्स्ट देखते हैं, अरस्तु ने हिंदी के अनुकरण शब्द के लिए ग्रीक भाषा के किस शब्द का प्रयोग किया है? तो अरस्तु जो है वो अनुकरण के लिए ग्रीक भाषा का मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु की काव्य विश्लेषण की दृष्टि मूलतः क्या है? तो दृष्टि इनका सौंदर्य शास्त्रीय है। अरस्तु की काव्य विश्लेषण की दृष्टि सौंदर्य शास्त्रीय है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है? तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण है दृश्यमान जगत की वस्तुओं का कल्पना, संवेदना और आदर्श के माध्यम से पुनः सृजन करना। यही अरस्तु के अनुकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने काव्य का विषय किसे माना है? तो अरस्तु काव्य का विषय मानते हैं जगत स्थूल एवं मानव के अंतर जगत की प्रवृत्ति को अरस्तु ने काव्य का विषय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जर्मन विद्वान ने विरेचन का अर्थ शुद्धिकरण माना है? विरेचन का अर्थ शुद्धिकरण मानने वाले विद्वान है लेसिंग। प्लेटो से पूर्व ग्रीक काव्य चिंतन में किन सिद्धांतों की उद्भावना हो चुकी थी? प्लेटो से पूर्व जो है ग्रीक में काव्य चिंतन में किन सिद्धांतों की उद्भावना हो चुकी थी? तो वो है प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। इन सिद्धांतों की प्लेटो से पहले ही उद्भावना हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ माना जाता है? तो यूरोप में काव्य चिंतन का आरंभ प्लेटो से माना जाता है। प्लेटो से पूर्व काव्य रचना के संबंध में क्या मान्यता थी? तो प्लेटो से पूर्व क्या मान्यता थी? काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय होती है। कवि में स्वयं की कला निपुणता
और शब्द चयन की क्षमता नहीं होती है। यानी कि प्लेटो से पहले जो आचार्य थे, पाश्चात्य विचारक थे, उन्होंने क्या माना था कि काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय होती है और यह व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान होती है। जिनकी आत्मा पवित्र, निर्दोष और निर्विकार होती है, उन्हें ही यह दैवी शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा प्लेटो से पूर्व विचारकों का मान्यता था। प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में है? तो अयोन तथा रिपब्लिक, जो कि इनकी मुख्य रचना है। नेक्स्ट है, कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। किसका कथन है? तो कविता के विषय में यह कथन प्लेटो का है। आगे है, किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? तो आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है, ऐसे विचारक प्लेटो हैं। प्लेटो ने काव्य का विरोध किस आधार पर किया है? नैतिक, भावनात्मक, बौद्धिक और उपयोगितावादी आधार पर काव्य का विरोध करते हैं प्लेटो। नेक्स्ट, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। ऐसे कथन डायरेक्ट से क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में आते हैं कि ये कथन किसका है। गुलामी मृत्यु से भयावह है, प्लेटो का कथन है। काव्य समाज के लिए हानिकारक है, जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है? यह किसका कथन है? प्लेटो का। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के माइमेसिस शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? तो अनुकरण। रूप की दृष्टि से काव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव क्या है? तो ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव है भय और करुणा। श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख देता है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। इस कथन से प्रतीत होता है कि प्लेटो ने काव्य के उद्देश्य पर विचार करते हुए मनोरंजन की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया है। तो काव्य का जो है वो प्लेटो बोलते हैं कि काव्य का जो मनोरंजन करना उद्देश्य नहीं होता है, उपदेशात्मकता को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट है, काव्य रचना की जगह ऊन काटना अधिक उपयोगी है, ऐसा किस विचारक, पाश्चात्य विचारक का है? तो ये कंपे जो है वो बोलते हैं काव्य रचना की जगह ऊन काटना अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने किस काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है? तो कॉमेडी को अनुकरणात्मक माना है। अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत उद्घाटित होता है? तो अरस्तु की ट्रेजेडी के प्रयोजन के चर्चा के क्रम में उनका विरेचन का सिद्धांत जो है वो उद्घाटित होता है। काव्य में ट्रेजेडी की व्याख्या किसने की? तो अरस्तु ने की है। कैथारसिस शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होता है, हिंदी रूप क्या होता है? तो कैथारसिस का मतलब होता है विरेचन। कैथारसिस का मतलब होता है विरेचन। अरस्तु ने कलाकार की तरह कवि को क्या माना है? कलाकार की तरह कवि को माना है अनुकर्ता। अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है? तो संगीत कला के समतुल्य। अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण है सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण। अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? तो उदात्त मानव चरित्र को काव्य में सर्वाधिक महत्व दिया है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत भी है और ये कथन देखिए, काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, ऐसा अनुकरण अरस्तु बोलते हैं अनुकरण के सिद्धांत में। कवि का कौन सा अनुकार्य आदर्शात्मक होता है? तो जैसा वह होना चाहिए ऐसा। अगर हम देखें कि काव्य में अनुकरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो अरस्तु ने काव्य में अनुकरण को 3 वर्गों में बांटे हैं। कौन सा? तो एक तो जैसा होना चाहिए, जैसा वह था वह, या जैसी वे थी या हैं। दूसरा क्या है? जैसी वे कही या समझी जाती है। और तीसरा जैसी वे होनी चाहिए। तो अरस्तु जो है वो अनुकार्य आदर्शनात्मक किसे माना? जैसा वह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख
किसके संदर्भ में किया है? तो ट्रेजेडी के संदर्भ में विरेचन का उल्लेख किया है। त्रासदी के ही द्वारा भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है। ऐसा कथन किसका है? तो अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन है शिक्षा और आनंद। काव्य का प्रयोजन क्या है? शिक्षा और आनंद है। अरस्तु के अनुसार काव्य के हेतु क्या है? तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और यही जो है काव्य हेतु हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र में भी पढ़ा था कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही विभिन्न आचार्यों ने काव्य हेतु माना था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा केवल प्रतिभा को किस आचार्य ने काव्य का हेतु माना है। कवि व्यक्तित्व के आधार पर अरस्तु के अनुसार काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कवि व्यक्तित्व के आधार पे अरस्तु के अनुसार काव्य 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में विरेचन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो शब्द में विरेचन का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया है। अरस्तु का ही विरेचन का सिद्धांत है। प्लेटो ने काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विरेचन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में क्या चीज़ सही है? देखिए, अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण कहकर उसे विशिष्ट अर्थ देकर पुनः सर्जन से जोड़ दिया। अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण कहकर, यानी कि अरस्तु का बोलना है कि कवि जो है वो अनुकरण करता है और पुनः उसका सर्जन करता है। यही अनुकरण का सिद्धांत है। अरस्तु से पूर्व ग्रीक में काव्य हेतु क्या था? देवी प्रेरणा थी। अरस्तु के अनुसार जो कवि गंभीर एवं उदात्त होते हैं वे किस प्रकार के काव्य की रचना करते हैं? तो जो कवि गंभीर और उदात्त होंगे वो वीर काव्य की रचना करेंगे। अरस्तु के अनुसार जो कवि क्षुद्र एवं विनोदी होते हैं वो किस प्रकार के काव्य की रचना करेंगे? तो वो व्यंग काव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के संबंध में जो भी उचित हो उसको ग्रहण कर लेना और जो अनुचित हो उसे त्याग देना ही औचित्यवाद है। औचित्यवाद का अर्थ क्या होता है कि जो ग्रहण करने योग्य है काव्य में उसे ग्रहण करो और जो छोड़ने लायक है या जो अनुचित है उसे हम लोग त्याग देते हैं। इसी को बोलते हैं औचित्य का सिद्धांत। यहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं और उनके प्रस्तोता हैं। जैसे अस्तित्ववाद के कौन है? तो जॉ पाल सार्त्र। विखंडनवाद जॉक देरिदा का है। निर्वैयक्तिकतावाद इलियट का है और अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है। नेक्स्ट देखिए, फिर अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया? रिचर्ड्स ने। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने। ये हमारे पीवाईक्यू हैं। नेक्स्ट देखिए, लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उदात्त का प्रमुख स्रोत विचार है। लोंजाइनस ने उदात्तता का सिद्धांत दिया है। विरेचन सिद्धांत किसका है? तो अरस्तु का है विरेचन सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत इलियट का है। रूपवाद कॉलरिज का है और विखंडनवाद देरिदा का है। अनुक्रम से लगाने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। यथार्थवाद सबसे पहले, फिर मनोविश्लेषणवाद, फिर अस्तित्ववाद और फिर संरचनावाद। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? रिचर्ड्स की। सेक्रेड वुड इलियट की। लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ की और पोएटिक्स अरस्तु की रचना है। तो ये इनके महत्वपूर्ण रचना है। सही क्रम यहाँ पे फिर है संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद और उत्तर संरचनावाद। हॉरेस ने काव्य हेतु में प्रमुख किसे माना है? तो हॉरेस जो है वो प्रतिभा को काव्य हेतु में प्रमुख माना है। हॉरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत औचित्य सिद्धांत है। ठीक है। कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है? तो जेम्स एबॉट मैकलीन फिलिस्कर ने किया है। कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कला के लिए का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो क्रोचे है सबसे बड़े समर्थक। कला के लिए का प्रबल विरोधी कौन है? तो सुकरात जो है वो प्रबल विरोधी है। कौन सी विचारधारा कलावाद का समर्थन करती है? अस्तित्ववाद जो है वो कलावाद का समर्थन करती है। पेरी इप्सुस किसकी रचना है? तो पेरी इप्सुस लोंजाइनस की रचना है।
लोनजाइनस ने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया था जो निम्न में से किस नाम से विख्यात हुआ? तो लोनजाइनस का क्या है? उदात्तवाद का सिद्धांत है। काव्य में औदात्य बढ़ाने वाला तत्व क्या है? गरिमामय रचना विधान जो है वो औदात्य बढ़ाने वाला कारक है। काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला अति संक्षिप्तता जो है वो औदात्य का ह्रास करता है। लोनजाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि किसे माना है? तो महान विचारोढ़ भावना को लोनजाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि माना है। लोनजाइनस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है? आनंदानुभूति को मूल शक्ति माना गया है। लोनजाइनस के अनुसार अलंकार का प्रयोग तभी उपयोगी है जब वह काव्य को उत्कर्षता प्रदान कर पाठक को भाव विभोर कर दे, तभी जो है अलंकार का महत्व स्पष्ट होता है। आचार्य कुंतक का वक्रोक्तिवाद किस सिद्धांत के बहुत समीप है? उदात्तवाद के बहुत समीप है क्या? कुंतक का वक्रोक्तिवाद। बेनेदेत्तो क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से विख्यात है? तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। हीगेल ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 3 प्रवृत्तियों का। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में क्या चीज सत्य है? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद काव्य या कला की उत्पत्ति या सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, अनुकरण सिद्धांत किसका है? प्लेटो का। विरेचन सिद्धांत अरस्तु का। उदात्त सिद्धांत लोनजाइनस का और अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है। क्रोचे ने आत्मा की कितनी प्रवृत्ति का उल्लेख किया? 2। ये क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखिए, क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध जो है वो माना है तर्कशास्त्र से। क्रोचे ने ज्ञान का प्रथम सोपान किसे माना? अभिव्यंजना को। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रिचर्ड्स की मान्यता है कि कविता का मूल जो है वो उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, ऐसा रिचर्ड्स का मानना है। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य की पाठक या श्रोता को प्रभावित करने की क्षमता किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो संप्रेषणीयता जो होती है उस पर निर्भर करती है कि पाठक और श्रोता को कविता जो है, काव्य जो है वो किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। रिचर्ड्स के मतानुसार संप्रेषण क्या है? विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता ही संप्रेषण होती है। रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा को कितने वर्गों में बांटा? तो 2 वर्गों में। शब्दार्थ संबंधों पर विचार करते हुए रिचर्ड्स ने अर्थ के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? तो 4 प्रकारों का। कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र किसने कहा? रिचर्ड्स ने। नई समीक्षा शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? प्रोफेसर स्पिनगार्न ने नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। प्रोफेसर स्पिनगार्न ने। नई समीक्षा के जनक जो हैं वो माने जाते हैं कौन? आई ए रिचर्ड्स। समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है, ऐसा किसका कथन है? तो स्पिनगार्ड का ये कथन है। निम्न में से किसने नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया? तो रेंसा। यहाँ पे देखिए, नई समीक्षा से आपको क्वेश्चन में अगर आए कि जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है समीक्षा एक प्रकार से, तो ये कथन तो स्पिनगार्ड का है। देखिए, अगर यहाँ पे नई समीक्षा को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया रेनशॉ ने। जनक अगर पूछा जाए तो रिचर्ड्स। यहाँ पे ध्यान देना है, अगर नई समीक्षा के जनक पूछा जाए तो रिचर्ड्स हैं, लेकिन इसे पूर्ण प्रतिष्ठित जो है वो किसने किया? तो रेनशॉ ने किया। रेनेशा के अनुसार शब्द विधान होता है बिंबात्मक। शब्द विधान होता है बिंबात्मक। रेनेशा के अनुसार कविता की रूप रचना क्या है? शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है कविता में। एलन टेट के द्वारा बहिरंग संतुलन का अर्थ क्या है? अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाला। कविता का अस्तित्व बहिरंग संतुलन और अंतरंग संतुलन के मध्य पूर्ण सामंजस्य के अर्थ में घटित होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एलन टेट ने। ब्लैकमर ने काव्य भाषा का प्रधान गुण किसे माना है? सांकेतिक को प्रधान गुण माना है। विसंगति को काव्य भाषा का प्रधान गुण किसने माना है? तो क्लिंथ ब्रुक्स ने। अनेकार्थता को काव्य भाषा का प्राणतत्व किसने माना है? विलियम एम्पसन ने। नई समीक्षा के संदर्भ में किससे कथन को लेकर समीक्षकों में पूर्ण सहमति है? तो काव्य स्वतः वस्तु है,
इसे लेकर समीक्षकों में पूर्ण सहमति है। नई समीक्षा का विरोधी इसमें से कौन है? तो क्रोचे जो है वो नई समीक्षा के विरोधी हैं। हिंदी में नई समीक्षा का आरंभ किस विचारधारा की आलोचना से हुआ? प्रयोगवादी विचारधारा की आलोचना के फलस्वरूप ही नई समीक्षा का आरंभ होता है हिंदी में। किस आलोचक ने कलाकार का पहला और अंतिम कार्य कला की समस्याओं को सूझना माना है? तो अज्ञे जो है वो क्या माने हैं? कलाकार का पहला और अंतिम कार्य कला की समस्याओं को सुझाना ही क्या माना है? अज्ञे ने माना है। नेक्स्ट है, किसने कहा अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है? तो अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है, ऐसा अज्ञे ने कहा। तो ये रहा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। ठीक है, और अगर कोई आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ समझना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अभी यहाँ पे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन को व्याख्या करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है। इस वजह से आप लोगों को इसमें से देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप लोग याद कर लीजिए, और जो आता है तो प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।